नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज मैं थर्ड आई लेह से कर रहा हूं। अ, दूर गया हूं और जब वापस लखनऊ पहुंचूंगा तो इस पे कई चीजें और भी बतानी है। मैं लेह पहले भी आया हुआ हूं और अद्भुत है। और मेरे ख्याल में जो भी व्यक्ति थोड़ा अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि ये रोडवेज की बस या सिटी बस या सेकंड क्लास की रेलवे से आना संभव नहीं है, तो हर उस भारतीय को एक बार जरूर यहाँ आना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ आएंगे तो आपको गर्व महसूस होता है अपने राष्ट्र की। जिस तरह से जो राष्ट्र की हमारी सुंदरता है, जो राष्ट्र की हमारी एकता है, उस पर आपको गर्व महसूस होगा। मैं अब मेन मुद्दे पे आ जा रहा हूं। कल उत्तर प्रदेश में बहुप्रतीक्षित कैबिनेट विस्तार हुआ। अब मुझे एक चीज बहुत समझ में नहीं आई, क्योंकि ये योगी जी और मोदी जी के बीच का, और उधर जब मोदी जी की मैं बात कर रहा हूं तो मोदी जी का मतलब अमित शाह साहब तो उसके साथ है ही। इनके बीच क्या जो रस्साकशी थी, उसमें कल जो कैबिनेट विस्तार हुआ उसमें मतलब योगी जी मुझे तो चैलेंज करते हुए नजर आए हैं, और चैलेंज ही करते हुए नजर नहीं आए हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मतलब जो भी ये चीज किए हैं वो कोई बहुत उस आराम से नहीं किए हैं। और एक चीज बिल्कुल साफ है, ये सारे चैनल्स भी कह रहे हैं, ये सारे लोग भी कह रहे हैं कि ये सीधे सीधे चरणजीत सिंह चन्नी इफेक्ट है पंजाब का। और हम लोगों को भी ऐसा लगता है कि अगर कल का विस्तार होता नहीं, अगर चन्नी वहां से नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ नहीं लिए होते, अगर पुराने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह चल रहे होते, तो ये पूरी तय बात है कि योगी जी इस कैबिनेट विस्तार नहीं करते। क्योंकि अभी तक उन्होंने बिल्कुल अपना पैर जमा के रखा था कि मैं कैबिनेट विस्तार नहीं करूंगा, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बहुत प्रेशर था मोदी जी की तरफ से। आपको याद है ना, राधा मोहन सिंह साहब, बीएल संतोष साहब, कौन कौन आए, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। एक चीज बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है कि इस इलेक्शन में योगी जी ने एक तरह से सारा स्टेक्स योगी जी का लगा हुआ है, बिकॉज योगी जी हैज एवरीथिंग टू लूज। लेकिन अगर वो इस इलेक्शन में बीजेपी को जीत हासिल करा ले जाते हैं, तो मेरे हिसाब से फिर योगी जिसको बोलते हैं ना अनस्टॉपेबल, उसके बाद उनको कोई रोकने वाला, चैलेंज करने वाला बीजेपी में नहीं हो। आम लोगों का, लोग थक जाएं ये धर्म की राजनीति से, जात की राजनीति से, वो अलग बात है। लेकिन जहां तक रही बात बीजेपी के अंदर, वो उसमें योगी जी की का कर बहुत ऊंचा हो जाएगा। आज की तारीख में भी वो अमित शाह से तो ऊंचा हो ही गया है। अब अमित शाह साहब का वही एक दिक्कत है, और वो उसी वजह से वो तरह तरह के काम करते रहते हैं, और उसका इंडिकेशन भी इसमें बहुत साफ दिखा है जब ये कैबिनेट विस्तार हुआ है। तो सबसे पहले बात शुरू करें कि कल ये क्यों किया। और कल प्रतिपक्ष था। कुछ लोग उसको ये कह रहे हैं, नहीं नहीं, चरणजीत सिंह चन्नी ने वहां प्रतिपक्ष में पंजाब में किया था, तो यहाँ क्या फर्क पड़ता है। मैंने जो जो सिख संप्रदाय के लोग हैं, मैंने उनके यहाँ बात प्रतिपक्ष को उतने उससे बनाते हुए नहीं देखा है। लेकिन उत्तर प्रदेश, खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब हिंदी भाषी क्षेत्रों में पितृपक्ष का जो 15 दिन होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब पितरों को तर्पण अर्पण दिया जाता है। और एक चीज, दूसरी चीज, योगी जी बिल्कुल हिंदू हार्टलैंड, मठ, हिंदुओं के जो रिचुअल्स हैं उसको भी मानने वाले हैं। तो वो ये नहीं है, देखिए अगर आप रिचुअल नहीं मानते तो किसी मंदिर का निर्माण हो तो आप उसमें ये सब पूजा वूजा करके और पंडित जी बुला के मंत्रोच्चारण नहीं करते। आप किसी बढ़िया आर्किटेक्ट को बुला के कहते कि इसको शुरू करो। हमारे राजनाथ सिंह साहब जब रफेल की या जब गए थे या कोई एक और जहाज लेने, तो उसमें नींबू उसके जहाज के पहिए के नीचे रख के नींबू नहीं ऐसे पूजा नहीं करते। एक पंडित जी भी गए थे, अगर आपको याद हो, 2-3 साल पहले की फोटो। तो इस हिंदी आंदोलन में पितृपक्ष का मतलब है योगी जी की और भाजपा और संघ की पूरी राजनीति हिंदू मुस्लिम के उस पर चलती, धर्म पे चलती है। तो वो पितृपक्ष को मानते हैं। ये कहना कि वो पितृपक्ष को नहीं मानते हैं और बिल्कुल वो रैशनल है, ये कोई कम्युनिस्ट सरकार होती तो मैं मान लेता कि उन लोगों को ये नहीं है। तो पहली चीज तो ये रही।
अब दूसरा दावा यह है कि 325 सीट आई थी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों। तो इस बार यह दावा है कि वो 325 से 350 पार करने की बात है। अब पहली चीज तो मैं फिर एक चीज कहूंगा, मुझे एक व्यक्ति से बहुत सहानुभूति इसलिए है, कई लोगों को लगता है कि नहीं नहीं आपसे क्या मतलब, बिल्कुल सहानुभूति। अरविंद शर्मा जी मतलब गुना बेलज्जत, काहे के लिए उनको मतलब उनको इस्तीफा दिलवाया गया, उनको वीआरएस दिलवाई गई और बड़े शान उसके बाजे गाजे के साथ उनको उत्तर प्रदेश भेजा गया और ये बताया गया कि ये तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर होने जा रहे हैं और उसके बाद ये गृह विभाग संभालेंगे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर गृह विभाग और सारे जो प्रशासन है उसको ऐसा ठीक खींच के रखेंगे। और इनका वो एक्सपीरियंस और इनके उस नाम के साथ यही आ रहा था कि ये इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन क्या हुआ, उसके दो कारण मुझे मतलब मैं छोटी सी बात इसलिए कह दूं कि हो सकता है वो बात नॉर्मल केस में मैं नहीं कहता, लेकिन दो चीजें बहुत स्पष्ट हैं जो मुझे लगता है। इट इज जैसे ऑल्टर ईगो नहीं होती है, ऑल्टर ईगो आपने कई बार देखा होगा, पड़ोसियों से जब झगड़ा होता है बच्चे की लड़ाई में माँ बाप भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसी तरह से अरविंद शर्मा जी वॉज अ ऑल्टर ईगो ऑफ मोदी जी। योगी जी हैज मेड इट अ पॉइंट टू ये दुनिया को बताना है कि मैं हूं। वो चैलेंज नहीं किए हैं उन्होंने, कोई उनके योगी जी के मोदी जी के अगेंस्ट कोई बात नहीं कही है, लेकिन अपने व्यवहार से अपने एक्शन से ये बिल्कुल मैसेज साफ साफ दिया है कि आप वहां से रह के जैसा चाहेंगे वैसा मैं नहीं चलाऊंगा, मैं अपने मन से चलाऊंगा। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगती है कि जैसे इनके ऊपर एक आरोप लगता है ना, ये लगता है कि भाई ब्राह्मण विरोधी है, ब्राह्मण विरोधी। ये ब्राह्मण विरोधी मुझे नहीं लगते हैं। ये इनके सारे जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है, जहां से सूत्र शुरू होता है, जहां से संचालन होता है, वो सब ब्राह्मणों के पास है। लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद शर्मा जी उस जात से आते हैं जिस जात ने योगी जी को चीफ मिनिस्टर बनने समय चैलेंज किया था। मैं बात मनोज सिन्हा की कर रहा हूं। योगी जी याद सब रखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और कहीं पे ये भी था कि वो मनोज सिन्हा जी का भी उसमें कहीं ना कहीं एक ये था कि इनको भेजा जाए, उनकी जात से आते हैं और योगी जी को थोड़ा कट टू साइज किया जाए। तो ही हैज मेड इट अ पॉइंट कि कट टू साइज क्या, उनको अपनी जगह अपना स्थान दिखा दिया जाए। अब बात कर लें कैबिनेट एक्सपेंशन की। 7 लोग कैबिनेट में आए, 1 कैबिनेट मिनिस्टर और 6 राज्य मंत्री। कैबिनेट मिनिस्टर क्या ब्राह्मणों के सबसे बड़े, ब्राह्मण समाज के शिरोमणि ब्राह्मण समाज के तिलक जितिन प्रसाद जी, जो इसके पूर्व शायद 2 या 3 एमपी इलेक्शन एक साथ हारे हैं, एमएलए इलेक्शन भी हार गए हैं 2017 में, उनको बनाया गया कैबिनेट मंत्री। अभी कांग्रेस में लाए गए, अरे कांग्रेस से बीजेपी में लाए गए। और ये भी फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश में ये जो ब्राह्मण सम्मेलन का जो काम था, वो ब्राह्मण जागृति सभा या क्या क्या, इसके सूत्रधार एक समय जितिन प्रसाद हो गए थे, उनको ले आया गया। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई आपको जितिन प्रसाद के ब्राह्मण होने पे बहुत इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है, लेकिन एक ब्राह्मण आपके यहां और है जिसने 2014 के इलेक्शन में आपको शायद 73 या 77 सीट दी थी उत्तर प्रदेश से, मतलब 72 या 70 पार कराया था। उसका नाम था लक्ष्मी नारायण वाजपेयी। और जो लोग लक्ष्मी नारायण वाजपेयी को उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उनकी पॉलिटिक्स समझते हैं, जिसको कहेंगे कि इंसान के रूप में बेहतरीन इंसान। 1-2 बार हम लोग ट्रेन में ट्रेवल करते हुए उनके व्यवहार को देखे हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ। अपने पीएसओ तक को खाना पूछ रहे हैं, तुम ठीक से सोए कि नहीं सोए, इत्यादि इत्यादि, सह यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। स्कूटर पे चलने वाला व्यक्ति, उसको आपने मंत्री नहीं बनाया। और उनका अपराध क्या था कि वो 2017 में एमएलए का इलेक्शन हार गए। लेकिन ब्राह्मणों का सबसे बड़ा चेहरा एक जमाने में उत्तर प्रदेश में बीजेपी में ही हुआ करते थे, लेकिन आज आपने उनको बाहर कर दिया। आपने उनको एमएलसी नहीं बनाया, आपने उनको राज्यसभा नहीं दिया। तो अगर आप ब्राह्मण समाज की इतनी चिंता करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लक्ष्मी नारायण वाजपेयी को भी याद रखना पड़ेगा कि उनके साथ आपने क्या व्यवहार किया है। एस्टैब्लिश नेता थे बीजेपी के। हो सकता है आज आपके डर से, नेतृत्व के डर से,
कोई अपना मुंह न खोले। 6 आपने बनाया, उसमें से जो कॉम्बिनेशन है वो 3 ओबीसी, 2 शेड्यूल कास्ट और 1 शेड्यूल ट्राइब। अब क्या हो रहा है कि आप ओबीसी में भी इतना ज्यादा इसको घुसा दे रहे हैं कि वो कुम्हार, बिंद, मतलब एक जात को भी जात में और बांटने का काम भाजपा ये कर रही है, बिना ये जाने कि कितना खतरनाक है। आपकी आपकी पॉलिटिक्स हो सकता है इससे चमक जाए। आपने हिंदू मुस्लिम करके आपने राज कर लिया हिंदुस्तान के ऊपर, लेकिन आपने हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई को कितना बढ़ा दिया है, शायद ये आपको अंदाज ही नहीं है। उसी तरह से एक तरफ तो आप कहते हैं कि जातिगत आधार पर जनगणना नहीं होनी चाहिए, और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं, आप जातगत नहीं, जातगत की उपजाति, उपजाति की भी उपजाति, मतलब कोई वो दिन मुझे दूर नहीं जब आप वर्ण व्यवस्था की मतलब कहां कहां तक आप पहुंच जाएंगे और कहेंगे कि यहां तक वो। तो आपने 6 वो बनाए। एक अखिलेश यादव का बयान, मतलब मुझे ये लगा अच्छा, उन्होंने कहा मैं आपसे शेयर कर लूं। उनका कहना अखिलेश यादव का है कि नेम प्लेट की स्याही सूखने से पहले ही ये इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा इन जो मंत्री नए बने हैं। एक चीज और है, जैसा मैंने प्रतिपक्ष में कहा कि योगी जी ने अगर प्रतिपक्ष में किया है तो इसलिए कोई अच्छा संकेत नहीं है, मतलब कोई भी शुभेच्छु प्रतिपक्ष में नहीं कराएगा, क्योंकि ये सारे लोग हिंदू हैं और ये सारे लोग अपने घर में, मैं जानता नहीं हूं, लेकिन उस 7 में से कम 7 लोग पितरों का तर्पण करते होंगे। तो एक एक ये जरूरी चीज थी। एक इंपॉर्टेंट, 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो शायद बीजेपी का खेल वैसे ही होता है। जैसे वो जब जब हिंदू मुस्लिम करती थी ना, तो वो पहले ही से मानती थी कि 20% मेरे वोट नहीं है, मैं 80% पे खेलूंगा। 80% में मतलब मुझे कम से कम 75-80% हिंदुओं को कंसोलिडेट करना और फिर वोट लेना। उसी तरह से 2 लोगों को इन्होंने रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है। आपको इतनी अगर वो थी, आपने किसी यादव को नहीं बनाया। एक डोमिनेंट कास्ट है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि आपको पता है कि यादव जो है उनको आप ये मान के चल रहे हैं कि यादव सब सपा के साथ जाएंगे। दूसरा, आपने सेक्शन एक्सपेंशन में किसी जाट को नहीं बनाया। किसान आंदोलन चल रहा है, आपको क्या नहीं लगता है कि जाटों को भी रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए था, अगर आपके मन में यह भावना रहती कि सबका साथ सबका विकास। आपने आज ही कंसीड कर लिया है कि जाट आपको वोट नहीं दे रहे। तीसरा, योगी जी का एक चीज बिल्कुल ठीक से चली है, जैसे अरविंद शर्मा एक उदाहरण है, तो दूसरे उदाहरण संजय निषाद भी। संजय निषाद की पीठ पे अमित शाह का पूरा जैसे भरपूर हाथ नहीं होता, थपथपाना, वो था। एंड योगी जी ने बिल्कुल ठीक से मैसेज दिया कि नहीं, हम तुमको तो नहीं बनाए। तो अब संजय निषाद हो सकता है, एक इस तरह की चर्चा है कि उनको एमएलसी बना दिया जाए, इत्यादि इत्यादि। उन्होंने बेबी रानी मौर्य को भी नहीं बनाया। वो बेचारी गवर्नरशिप अच्छी खासी लाट गवर्नर थी, बढ़िया चलने देते। अरे गवर्नर में मतलब बहुत बढ़िया रहता है, कोई जिम्मेदारी नहीं, बढ़िया से रहो ठाट बाट से। उनसे इस्तीफा दिलवा दिया था, सबको था कि यहाँ पे मंत्री बनाया जाएगा, उनको नहीं बनाया गया। तीसरा, वो योगी जी सिलेक्शन को हिंदू मुस्लिम तो कर ही रहे हो, अब्बा जान बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है कि वो किस तरफ इलेक्शन को ले जाना चाह रहे हैं। लेकिन उससे एक जरूरी बात करके मैं अपनी बात आज समाप्त करूंगा। जैसे लोग कह रहे हैं ना कि मैंने इतना किया, मैंने, अब काउंटर क्या कर रहे हैं कि वो चरणजीत सिंह चन्नी। आप एक चीज बताइए मुझे, कहीं ना कहीं ये उस पूरे समाज का, ओबीसी एससी एसटी का कहीं से ना कहीं अपमान हुआ है इस एक्सपेंशन में। आप पूछेंगे कैसे? ब्राह्मण हैं तो वो बनेंगे कैबिनेट, और मैं ओबीसी हूं या शेड्यूल कास्ट हूं या शेड्यूल ट्राइब हूं तो मुझे बनाएंगे राज्य मंत्री। वो एक हारा हुआ आदमी, वो एक मतलब जिनके पास वोट ही नहीं है, वो केवल उनकी जात पे आपको कैबिनेट याद नजर आ रहा है। आप जितिन प्रसाद को उनकी, क्योंकि वो ब्राह्मण है इसलिए आप कैबिनेट बना रहे हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जैसे कई लोगों का ये क्वेश्चन था ना कि चरणजीत सिंह चन्नी का मास्टर स्ट्रोक कैसे है। मास्टर स्ट्रोक इसलिए है क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, और आप अपने कैबिनेट एक्सपेंशन में या तो 7 को कैबिनेट बना देते, या एक भाई साहब को जो होता नहीं ब्राह्मण वर्चस्व को कम करने के लिए उनको भी स्टेट कर दिए होते। क्यों नहीं किए? तो मुझे लगता है कि इस पूरे एक्सपेंशन में मैं, मेरा व्यक्तिगत है, खोया आपने ज्यादा है, पाया कम है। क्योंकि
एक तो बहुत कम समय में आपने किया और प्रतिपक्ष में किया, अरविंद शर्मा को नहीं लिया मैसेज, मतलब आपने तरह तरह के मैसेज दिए हैं और आपने बिल्कुल साफ ये जाहिर कर दिया है कि सारे जो जो रथ में घोड़े हुए, जो जुते हुए घोड़े हैं ना, वो एक दिशा में नहीं दौड़ रहे हैं। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई बड़ा घोड़ा है, कोई छोटा घोड़ा है, इत्यादि इत्यादि। चलिए, हाँ, इंतजार रहेगा ये नए 7 मंत्रियों के कि कितने प्रभावी होते हैं। इंतजार रहेगा कि जितिन प्रसाद जी जो अपने साथ ये कहते हैं कि हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया था, गवर्नमेंट में थे, अपने पिताजी के नाम पे हरदम गवर्नमेंट में घुस जाते थे। यहाँ पे तो पिताजी नहीं रहे हैं, तो अब यहाँ पे वो कौन सा नया काम करेंगे, इसका इंतजार हम सबको रहेगा। थैंक यू सो मच। कोशिश मैं करूंगा कि अब कहीं आउटडोर ऐसे आपको अगली लोकेशन से करूं जहां पे थोड़ा आपको भी प्रकृति का नजारा मिल सके। थैंक यू। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।